एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूव किया था कि कैसे हम नंबर ऑफ परमुटेशंस परमुटेशंस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं ऑर्डर को ध्यान में रखकर। कुछ चीजों में से कुछ लेना है या सभी को अगर एक साथ लेते हैं तो कितने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। उसका एग्जांपल देके बताया था कि 3 बुक्स में से 2 बुक्स ली, 3 बुक्स ली, फिर 4 में से 2 लेकर भी बताया, फिर 4 में से 3 भी आपने बना के देखे थे। तो उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज करने के बाद जो परमुटेशंस आए थे उनकी काउंटिंग कैसे करना, उसका एक फॉर्मूला बना के दिया था। एंड द फॉर्मूला वाज NPR इक्वल टू NPR वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन R, उसमें से जो ले रहे हैं। तो ऑफ कोर्स R इज ऑलवेज लेस देन n, उसके बराबर हो सकता है पर R कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NPR such that this R is always less than equal to 10। R कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। 6 में से 2 चीजें ले सकते हैं, 2 में से 6 चीजें नहीं ले सकते हम, है ना। 10 में से 2, 2 में से 10 नहीं ले सकते। तो n हमेशा R से बड़ा होगा या ज्यादातर बराबर हो सकता है। सो NPR का जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NPR। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज भी आपके साथ शेयर हो चुकी है, ये समझा चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल के प्रॉब्लम्स को। इसके कुछ रिमार्क्स हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम इसमें r इक्वल टू n पुट कर दें, इफ r इक्वल टू n, तो जैसे हमने देखा था सिंस 3p3 कितना आया था 6, मतलब फैक्टोरियल 3। 2p2 अगर आप देखते हैं तो कितना आएगा 2 इंटू 1, मतलब फैक्टोरियल 2। 4p4 अगर आप देखते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब फैक्टोरियल 4। बताया था मैंने आपको इसका मीनिंग, 4 को 4 बार कम करो, 4 3 2 1 कंटिन्यूशन में। ऐसे अगर मैं 5p5 लिखूंगा तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब फैक्टोरियल 5। तो npn क्या हो गया, npn हो गया फैक्टोरियल n। NPN इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, मतलब जितने बुक्स दे रखी है उतनी ही बुक्स लेनी है आपने, या जितनी चीजें दे रखी है उसमें से उतनी की उतनी एक साथ ले ली। तो उनको अरेंजमेंट करने के जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल n होंगे, ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, किस ऑर्डर में जमी हुई बुक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इस तरह से केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो टोटल 6 बने थे, अपने को याद होगा। कल अपन ने पढ़ा था उसे। तो NPN फैक्टोरियल n होता है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि NPN फैक्टोरियल n होता है। रिमार्क 2, मतलब जितनी बुक्स ले रहे थे उतनी बुक्स ले ली हैं, जितनी चीजें हैं वो सब ले ली एक साथ। रिमार्क 2 में हम लिखेंगे r इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा NP 0, r की जगह 0, फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस 0, मतलब NP0 कितना होता है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा 1, NP0 1 होता है। एक भी बुक नहीं उठाई, मतलब जो जैसा पड़ा हुआ है ऑर्डर वो वही हो गया, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर हम r इक्वल टू n इसमें पुट करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस r की जगह क्या लिखेंगे, n, r इक्वल टू n लिख दिया, यहाँ पर भी n आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि NPN कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है। अभी बताया इधर साइड में देखो NPN फैक्टोरियल n होता है, और इधर फैक्टोरियल n हो जाएगा, और इधर n माइनस n फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 को इधर लेफ्ट साइड में ले आता हूं मैं, तो इधर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा। इसका हमको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा,
फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। ये मैंने आपको बोला था कि फैक्टोरियल जीरो वन कैसे होता है, उसका एल्जेब्रिक प्रूफ है। एग्जाम्स तो मैंने आपको बता दी थी कि एग्जाम में फैक्टोरियल जीरो वन होता है, क्योंकि फैक्टोरियल का नोटेशन जब हमने पढ़ना शुरू किया था, फैक्टोरियल का बताया था नेचुरल नंबर के लिए लगता है, लेकिन एक स्पेशल केस भी लिखवाया था कि होल नंबर पर फैक्टोरियल जीरो वन हो जाता है। तो फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू वन हमने यहाँ पे लिखा था, तो उसका प्रूफ दिया है कि ये एनपीएन से कैसे प्रूफ होता है। फैक्टोरियल जीरो वन हो गया, ओके। एनपीआर का एक फॉर्मूला हमने ये भी देखा, एनपीआर का एक फॉर्मूला वो थे, एक तो ये लिख दिया, एक फैक्टोरियल जीरो आ गया, एनपीएन आ गया, एक ये फॉर्मूला लिखा है एनपीआर का। एनपीआर का एक फॉर्मूला वो होता है, जैसे मैंने आपको इधर बताया, देखो 4p4 मतलब 4321। अगर मैं कोई एक एग्जांपल आपको देखूं जो 6p3 6p2, तो क्या लिखेंगे आप इसको, 6p2 को कैसा लिखेंगे, कल समझाया था मैंने, विदाउट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में भी तरीका है, विदाउट फैक्टोरियल क्या तरीका बताया था लिखने का, कि 6 को 2 बार कम कर दो, यस 6 × 5 है ना। 7p3 है, क्या लिखोगे इसको आप, 7p3 को कैसे बताया था लिखने का तरीका, 7 को 3 बार कम करेंगे, यस 7 × 6 × 5। अब ऑब्जर्व करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 - 2 और +1 कर दो, वो लास्ट नंबर आता है। कहां तक जाना है ये कभी कभी समझ में नहीं आता है जब जनरल लिखा होगा, और आगे आएंगे जनरल क्वेश्चंस भी हमारे पास बहुत सारे आने वाले हैं। जब यहाँ पर एन और आर और पी और क्यू कुछ लिखा हुआ तब वो दिक्कत आएगी समझने में। तो इसमें से इसको माइनस करके +1 कर दो, वहां जाके रोकना है कम करते करते। 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, +1 करो, वहां जाके रोक दो। अगर मैं आपसे बोलता हूं 10p6, तो 10p6 का मतलब हुआ 10 - 6 है ना, +1 कहां जाके रुकेगा, 5 पर। मतलब 10 × 9 × 8 × 6 × 5, 5 पे जाके रुकिए। इसमें से इसको माइनस करके +1 कर दो, वो लास्ट नंबर होगा। 20p3 क्या नंबर आएगा लास्ट, 20 - 3 +1 मतलब 18। क्या लिखूंगा मैं, 20 × 19 × 18। बस उसी चीज को ध्यान में रखकर अगर हम इसके बारे में बात करें, तो एन के आर को लिखूंगा n, n-1, n-2, कम करता जाऊंगा, और लास्ट में क्या लिखूंगा, एक एक कम होता जा रहा है ना, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या लिखूंगा, नो, हाँ n-r +1, यस शुभित, यस एनिका, यस n-r +1। ये तो समझाया मैंने इतनी देर, अपनी राजी ने गलत आंसर दे दिया। इसमें से इसको माइनस करके +1 n-r +1 पे जाके रुक जाएंगे। ये जनरल चीज हो गई, ये पर्टिकुलर थी तो ये समझ में आती है, जनरलाइजेशन है, हमको जनरल यूज करना है। ये तो समझ में आ गया था आपको, 3 बार कम करना है, 6 बार कम करना है, 3 बार कम करना है इनटू में। लेकिन उसी से मैंने आपको ये जनरल चीज बताई कि इसमें से इसको माइनस करके +1 पे जाके रुकना है, तो n-r +1 पे जाके रुक जाएंगे, ये जो भी नंबर होगा। अब n और r पे डिपेंड करेगा, जैसे ये n और r दे रखे हैं, ओके। अब इसकी कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसकी वर्ड प्रॉब्लम पर जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कल कहा था हैवी रेन के टाइम पर कल, कि परमुटेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परमुटेशन के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसमें इन दोनों का यूज होता है, दोनों एक दूसरे के बिना सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि 90% क्वेश्चन तो हम परमुटेशन से ही करेंगे, उस वो वाले क्वेश्चन जो उसमें उससे भी हो जाते हैं और इससे भी हो जाते हैं। पर कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि दोनों का यूज करना जरूरी हो जाएगा, इसलिए उसको भी पढ़ाना जरूरी था।
जैसे भी अपन ने जो क्वेश्चंस करे थे इससे पहले है ना, 3 डिजिट के नंबर वो इससे भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जिसमें हमको दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो परमुटेशंस का देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आगे हम 12 तक कर चुके हैं, 30 से स्टार्ट करना है अगर आपको याद हो तो। ये 13 टीपीपी आपके पास आ चुकी है सभी के, सभी को गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर दिया हूं मैं। जितने भी बच्चे इस रूम में बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट को छोड़ के मैंने सभी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टू देख n की r इक्वल टू n माइनस वन टी आर प्लस r इंटू n माइनस वन टी आर माइनस। ये इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरेटिकल एल्जेब्रिक विदाउट वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, एल्जेब्रा है परम्यूटेशंस की। और इनका यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पूछ लेते हैं। यहाँ पे लेके इसमें और इसमें एक का डिफरेंस है, देखो n-1 n-1 है, यहाँ पे r लिखा हुआ है, इधर n प्लस इससे एक ज्यादा है, यहाँ पे इधर n-1 है, और इधर कितना दिख रहा है आपको n। तो जैसे यहाँ पे 10 है या 10 है तो यहाँ पे 11 दिखेगा। मतलब आंसर इस तरह से देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसमें डायरेक्ट पुट करो तो ये आंसर आ जाएगा, एलएचएस आ जाएगी आरएचएस से। नहीं तो स्टूडेंट क्या करेगा, सॉल्व करेगा तो उसमें टाइम चला जाएगा उसका। पर हमें इसको सीबीएसई में प्रूव करके देना है कि कैसे होता है, दोनों इक्वल कैसे हैं। देखो हम प्रूव करते हैं। आरएचएस n minus 1 PR r into n minus 1 PR minus 1। फॉर्मूला लगाता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, जो जस्ट अभी मैंने लिखा फैक्टोरियल के NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n minus 1 minus r। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r होता है ना, फैक्टोरियल n minus r n PR प्लस r इंटू, इसमें भी फॉर्मूला लगाऊंगा n minus 1 n minus 1 minus r minus 1। फैक्टोरियल n minus 1 n minus r minus 1 प्लस r फैक्टोरियल n minus 1 n minus r माइनस 1 प्लस 1 कट गई, यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया 1 और ये माइनस 1, n माइनस r। देखो न्यूमरेटर में एक फैक्टोरियल n माइनस 1 तो कॉमन ले सकता हूँ। अब डिनोमिनेटर में एक नंबर n माइनस है r है, एक n माइनस r माइनस 1। तो दोनों में से किसको एक्सपांड करूं ये सोचना होता है, बस यहाँ जाके स्टूडेंट उठता है। अब जिसने पिछले वाली थ्योरी को ढंग से पढ़ा है कॉम्बिनेशन परमुटेशन की, मतलब वाली फैक्टोरियल की, वो मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर देगा सर इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, तो एक से बड़ी दूसरी टर्म बन जाएगी, मतलब जो बड़ा है उसको। यस, n माइनस आर को एक्सपांड करेंगे तो उसमें n माइनस आर माइनस 1 आ जाएगा। वेरी गुड, जो बड़ा नंबर है फैक्टोरियल n माइनस 1 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 और यहाँ r बचेगा। डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ n माइनस आर, ठीक है, और n माइनस आर माइनस 1। ये वही चीज है जैसे 6 लिखा होता है तो 6 बाहर अंदर 5, तो ये 6 से अंदर बाहर, अंदर 5 में एक कम, n माइनस आर माइनस 1 एक कम कर दिया। राइट और नॉट रॉन्ग? राइट। फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1, ये कॉमन ले लिया। एलसीएम ले लेता हूं n माइनस आर अपॉन n माइनस आर, एलसीएम ले लिया। ये टर्म बाहर कर दिए मैंने, ये देखो, और यहाँ बचेगा n माइनस आर, तो इधर आ जाएगा n माइनस आर प्लस आर, आर आर कट, क्या बचा n इंटू n माइनस 1, यहाँ लिख रहा हूँ n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। न्यूमरेटर में ये बचा है n और n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में देखो आप n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर के साथ
n माइनस आर के साथ में n माइनस आर माइनस वन बचा है, n माइनस आर के साथ में n माइनस आर माइनस वन। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, फैक्टोरियल लग जाएगा इसमें फॉर्मूला, n और n माइनस वन को एक का डिफरेंस है तो फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 6 5 तो फैक्टोरियल 6, और इसमें भी एक का डिफरेंस है देखो n माइनस आर माइनस वन, तो इसको भी फैक्टोरियल n माइनस आर लिख सकता हूँ। और ये किसका फॉर्मूला है, एनपीआर का, मतलब क्या आ गई एलएचएस। ये देखो आरएचएस से स्टार्ट किया, एलएचएस पे था। इसका सेकंड पार्ट 5pr equal to twice 6pr minus 1। ओके, ये मुझे लगता है पी आर माइनस वन गलत हवा है, यहाँ पर आ रहा है पी आर माइनस वन, उसका करेक्शन होगा 5pr, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। आर की वैल्यू फाइंड करना है, 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस वन। फॉर्मूला लगा दिया एनपीआर, एनपीआर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, फैक्टोरियल 5 5 माइनस आर, बड़ा नंबर फैक्टोरियल 6 से इसको सॉल्व करूंगा, और यहाँ क्या बचेगा 7 माइनस आर। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, इसको इधर ले आता हूँ, 7 माइनस आर अपॉन 5 माइनस आर इक्वल टू 12। अभी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बन गए। अब आपको देखना है कि इसमें किसको एक्सपांड करें, कौन सा नंबर बड़ा है, 7 माइनस आर या 5 माइनस आर। यस, 7 माइनस आर, इसको एक्सपांड करते हैं, 7 माइनस आर, एक और कम करा तो 6 माइनस आर, उसके बाद स्टॉप कर दिया 5 माइनस आर, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो टर्म दिख रही है अपने को, ये टर्म कट जाएगा। r इज नॉट इक्वल टू 5, r की वैल्यू 5 नहीं आ सकती, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है। r इज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए इसको कट कर सकते हैं, r की वैल्यू 5 नहीं लेंगे। क्या बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12। So r square minus 13r plus 30 equal to 0, r minus 10 r minus 3 इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यू आएगी 10 और 3, 3 नहीं लेंगे, सिर्फ 10 ही लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 3, r इक्वल टू 3 क्यों नहीं लेंगे, क्या r इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ? क्या r इक्वल टू 3 ले सकते हैं, यहाँ पे पुट करने पे 6p2 आ जाएगा या 5p3 आ जाएगा, इक्वल हो सकता है, 5 से छोटा है, तो उससे क्या मतलब है, छोटा तो होता है, r की वैल्यू 5 से छोटी होना चाहिए। वो तो यार डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था इसलिए अपन r 5 भी ले सकते हैं, पर 3 लेने में क्या दिक्कत है, 5p3 2 6p2 दोनों इक्वल आएंगे, सॉल्व करके देखो आप, r की वैल्यू 10 नहीं लेंगे। अगर r या 10 लेते हैं तो यहाँ 10 माइनस 1 आ जाएगा, तो 6 में से 2 कैसे लोगे भैया तुम, इसलिए r इक्वल टू 3 आंसर है, नॉट 10, क्योंकि r कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 10 कैसे लेंगे, 5 की 10 कैसे लिखोगे यार, इसलिए यहाँ r इक्वल टू ओनली 3 करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट। 14 का फर्स्ट पार्ट आपको करना है, सेकेंड पार्ट 10pr प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11pr, रेशो है ना, डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 30 बाई 11
30/11। करिका, बताओ क्या स्टेप आएगी फर्स्ट। सर फर्स्ट स्टेप पे फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस आर इज इक्वल्स टू 30/11। वेरी गुड, सही बोला। ब्रैकेट में r+1 लिखेंगे तो 9 - r आ जाएगा। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। बस इसके बाद जैसे आपने फैक्टोरियल में चेंज किया, उसके बाद की स्टेप तो रुकती नहीं है स्टूडेंट। अगर फैक्टोरियल के क्वेश्चन साथ साथ में होमवर्क के कर लिए हो, प्रैक्टिस करी हो, तो आप रुकोगे नहीं, आप चलते जाओगे। मतलब जैसे अभी अपने को एन का ये स्टेप बताई, 10 - r - 1 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके होल अपॉन फैक्टोरियल 11 30/11। 10 दिस इज फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 - r into 11 - r फैक्टोरियल 11 इक्वल टू 30/11। देखो बस इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फैक्टोरियल की डेफिनेशन और फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज का यूज होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब 11 - r बड़ा है, 9 - r छोटा है, तो 11 - r को एक्सपांड करूंगा। इधर 11 और 10 में 11 बड़ा, तो 11 को एक्सपांड करूंगा, तो अपने आप स्टेप्स बन जाएगी। और वो स्टेप्स ये बनेगी फैक्टोरियल 10 11 - r, एक और कम किया 10 - r, एक और कम किया 9 - r। जब तक ये नहीं आया नीचे 9 - r 11 लिखूंगा इसको मैं इंटू फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, 30/11 है, 11 से 11 भी कट जाएगा, 9 - r भी कट जाएगा, 11 - r 10 - r -30 इक्वल टू 0। क्वांटिटी की इक्वेशन बना के r की वैल्यू फाइंड कर लो और आंसर। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या बोला? कुछ बोला, मैं पढ़ नहीं पाया सर। ये लास्ट वाला वापस बोल दीजिए एक बार। लास्ट वाला मतलब ये देखो, ये 10 और 11 - r और 9 - r में 11 - r और 9 - r में बड़ा कौन? 11 - r बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए 11 - r 10 - r 9 - r एक एक कम करते जाओ। 11r - 1 11r - 2 मतलब 11 - r 10 - r एक एक कम करते जाते हैं। कब तक कम करते जाते हैं? जब तक कि ये नहीं आता। तो 9 - r पे जाके रोक दिया, ये दोनों टर्म कट गई। और ऐसे 11 को 11 और एक और कम किया तो 10, क्योंकि ऊपर दिख रहा है, उससे कट जाएगा। बड़े को छोटा बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ जब तक कि वो छोटा नंबर कट नहीं जाए। इसलिए 11 को 10 बनाया, इसको 9 - r बनाया। 16 and 5, 16 and 5 तो 5 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन r की वैल्यू 16 पुट करेंगे, तो ये तो 10 17 हो जाएगा। ये हमेशा r इससे छोटा होता है ना, तो r की वैल्यू 5 लेंगे, r इक्वल टू 5। 180 will answer is r equal to 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो यहाँ पर परमुटेशन का यूज करूंगा मैं 15 में। स्क्रीनशॉट ले लिया, दिया। हेलो, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर आर देयर, राइट distinct digits with each digit odd। How many three digits number are there with distinct digits? Distinct digits का मतलब है कि रिपीट नहीं करना है, सब अलग अलग नंबर होंगे और 3 डिजिट के बनाने हैं। और सब कैसे होना चाहिए? ऑड भी होना चाहिए। ये कंडीशन दे रखी है।
मतलब मैं यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकता हूँ, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9, बस ये यूज कर सकता हूँ ना। दिमाग में ये बात, ऑड नंबर ही रखना है सबको, इसलिए बोला हुआ है कि सब सब ऑड होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। ओके, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 चीजें हैं, पांचों अलग अलग हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अकाउंट्स बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अकाउंट बायोलॉजी, कितनी बुक हो गई? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अकाउंट्स बायोलॉजी, 5 बुक्स हो गई। अब उसमें से मुझे 3 लेना है क्योंकि वो तीनों अलग अलग ही हैं, सब अलग अलग बुक है। कोई सी भी, ये 5 बुक है, इसमें से मुझे 3 बुक्स लेना है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। 5 में से 3 लेना है, मतलब क्या लिखूंगा? 5p3। और 5p3 को क्या लिखूंगा? 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना आंसर हो गया? 60। 60 नंबर बनेंगे यहाँ पर, इनको बना के देख लो आप चाहो तो घर पे फ्री हो। इसी चीज को मैं, ये हमने परमुटेशन से किया, ठीक है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कैसे करता बताओ? मैं इसको ऐसे करता, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की इस जगह पर ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100, इसके लिए मेरे पास 5 तरीके हैं, कोई सा भी नंबर उठा के यहाँ रख दूं, यही करता ना। अब जब इसमें से एक नंबर यहाँ उठा के रख दिया और रिपीट नहीं करना है, तो इन 4 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ। फिर 3 वेज होंगे इसके लिए, मतलब तीनों को एक साथ मिला के नंबर बनाने हैं, तो ये वर्क 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, 3 तरीके से, टोटल वेज कितने होंगे? 60। ये किससे हुआ? सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड। ये ज्यादा इजी होती है, परमुटेशन में डायरेक्ट आ गया। डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे सब, रिपीटेशन था नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, रिपीटेशन होगा तब हमको इसी पे जाना पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल पर ही। ये विदाउट रिपीटेशन है, सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे लिए थे मैंने, अगर आपको याद हो तो जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और उसमें से कुछ लेना हो तो डायरेक्ट परमुटेशन का यूज करें। इस ऐसे गलत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों मेथड से कर सकते हैं एक साथ। टेक द स्क्रीनशॉट